2 साल पहले इंडिया और जो कनाडा का रिलेशनशिप है वो बहुत लोएस्ट पॉइंट पे था। ऐसा क्यों था? इसका रीज़न क्या था? जो कनाडा है, कनाडा ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि जो खालिस्तानी लीडर हैं उसको इंडिया ने मरवाया था यूएस के अंदर। अब हम 2025 में आ चुके हैं। 2025 में दोनों कंट्री के जो एनएसए हैं वो उनकी दिल्ली में मीटिंग हुई है, दिल्ली में मिले। ये मीटिंग जो है इंडिया और जो कनाडा का रिलेशनशिप है उसमें कैसे बदलाव ला सकता है, इंडिया की डिप्लोमेसी को कैसे चेंज कर सकता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज के हम इस क्लास में। और ये क्लास यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर। दोस्तों, आपको पता होगा हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस ला रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है हमारा जो द हिंदू के करंट अफेयर्स की क्लासेस है। और मैं आपको डेली बता रहा हूँ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन यूपीएससी प्रिपरेशन, या हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। तो हम इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं और हम वो आर्टिकल्स लेकर आ रहे हैं जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, डेली हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है और ये किन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए और ये किन बच्चों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो सिर्फ प्रीलिम पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, मान लीजिए आप नाव पर चल रहे हैं, आप पानी में नाव में चल रहे हैं, अगर नाव का एक पलड़ा इधर नीचे हो जाएगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? नाव डूबने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे। इसलिए अगर लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो आपकी लाइफ भी नाव की तरह होगी, एक पलड़ा भारी, एक पलड़ा ऊपर, एक पलड़ा नीचे, तो लाइफ क्या होगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको हर डायमेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है, आपको इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना है, तो सारे डायमेंशन को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसा ना हो आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किए जा रहे हैं, आप सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, मेंस का आप कुछ देख ही नहीं रहे। बाय चांस मान लीजिए आपका 2026 का प्रीलिम्स निकल जाता है, आप क्लियर कर लेते हैं प्रीलिम्स, बट आपने अपनी लाइफ में कभी आंसर राइटिंग नहीं की। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि आप मेंस में नंबर्स नहीं ला पाएंगे, आपका मेंस निकलेगा ही नहीं और आप यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंस ये हो जाती है आप प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन करें प्री कम मेंस, प्री की भी तैयारी करें, मेंस की भी तैयारी करें। आप ऐसे प्रिपरेशन करें कि प्री के लिए भी आप पढ़ें और मेंस के लिए भी पढ़ें। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस ना करें। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम की, जो फीडबैक आईएएस ने लॉन्च किया है या फीडबैक आईएएस ने शुरुआत की है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आपको हम आंसर राइटिंग में मास्टर बनाने वाले हैं। आप जब मेंस का आंसर लिखने जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हमारे इतने अच्छे नंबर इसमें कैसे आ गए। तो हम इनिशियली जो बिगनर्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता आंसर राइटिंग के बारे में, हम उनको क्या है? मास्टर बनाने जा रहे हैं। हम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मॉडरेट लेवल पर जा रहे हैं, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। और हमारी जो टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, जिसको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है कॉपी इवेल्युएट करने में, कंटेंट राइटिंग में और आंसर्स को चेक करने में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपको इसका फ़ायदा ही होगा, आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा अगर आप
हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। तो आप हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप हमारी वेबसाइट www.feedbackis.com पर जाकर विजिट करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है। चलिए आज के जो क्लास है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से। चलिए आगे बढ़ें और हम समझने की कोशिश करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आज जो डेट हो रही है वो क्या हो रही है? व्हाट इज़ द डेट टुडे? आज जो डेट हो रही है 20 सितंबर हो रही है। डेली हम द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। कल जो डेट हो रही थी वो 19 सितंबर हो रही थी। आप हमारी वीडियो को, अगर आप करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो फीडबैक आईएएस के थ्रू कवर कर सकते हैं। और हम प्रीलिम्स से पहले 18 मंथ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और ये जो मटेरियल है आपको कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? जो 18 मंथ का हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फीडबैक आईएएस पर मिल जाएगा। तो आप यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसके करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपके लिए फीडबैक आईएएस बैठा हुआ है यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए। हमारी क्लासेस को देखते रहिए। अगर आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो आपका प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो आज 20 सितंबर हो रही है और हमारा जो पहला आर्टिकल है, जैसा मैंने आपको वीडियो के इनिशियल में ही बता दिया था कि जो कनाडा है जो और इंडिया है उसके रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे जब से कनाडा ने एलिगेशन लगाया था इंडिया के ऊपर कि जो खालिस्तानी लीडर थे निज्जर, उनको इंडिया ने मरवाया है। तो जब से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, अब क्या हो रहा है, इंडिया और जो कनाडा के टाइज हैं वो रीसेट हो रहे हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं या हम जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इस आर्टिकल को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए, तो ये हमारा पहला आर्टिकल है, इंडिया कनाडा रीसेट टाइज, एनएसए होल्ड टॉक्स ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस आर्टिकल को बिल्कुल मिस मत करिएगा, इस आर्टिकल को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और ये प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन। आपको कनाडा की लोकेशन पता होना चाहिए, वेयर इज़ द कनाडा लोकेटेड। अब हम बात करते हैं, ये जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ज्योग्राफी। आपको पता होगा जीएस पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी का सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको फिजिकल जो मैप है कनाडा का वो पता होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप के बारे में पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगला जो आर्टिकल है, अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या साइड्स किया है? प्राइम्बल टू रिजेक्ट द प्ली अगेंस्ट द मुश्ताक ओपनिंग द दशहरा इन मैसूरू। मैसूरू में क्या हो रहा है? जो दशहरा फेस्टिवल है उसको कौन इनॉग्रेट कर रहा है? एक मुस्लिम इनॉग्रेट कर रहा है। क्या ये कोई भी जो फेस्टिवल्स है जैसे दशहरा फेस्टिवल है, क्या वो मुस्लिम उसको इनॉग्रेट कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप एक बार प्राइम्बल को पढ़ें। क्या कह रहा है? प्राइम्बल टू रिजेक्ट द प्ली अगेंस्ट द मुश्ताक ओपनिंग द दशहरा। तो हम देखेंगे कि प्राइम्बल क्या कहता है इसके बारे में। प्राइम्बल्स में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उसको आज डिटेल में समझने वाले। ये भी आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज का जो
तीसरा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों आपने गैंगस्टर मूवी देखी हो, अगर आपने गैंगस्टर मूवी देखी हो तो गैंगस्टर मूवी में एक गाना था या अली। तो या अली के सिंगर कौन थे? अगर आपको याद हो तो या अली के सिंगर थे कौन? जुबीन। तो अगर हम देखें जो आसामी कल्चरल आइकन थे जुबीन गर्ग, क्या हो गए? वो पासे सबे हो गए हैं जुबीन गर्ग। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जुबीन गर्ग कौन थे और असम कल्चर के लिए वो इतने इम्पॉर्टेंट फिगर क्यों थे। तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा मे बी दिस इज एडिटोरियल नॉट अ आर्टिकल। तो अगर हम अगला आर्टिकल देखें कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया है, उन्होंने क्या है, एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। मैंने इसके बारे में कल बात की थी ब्रीफ में, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा आपको पता होगा पैक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होगा। तो दोनों कंट्री आपस में डिफेंस के लिए खड़ी रहेंगी। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला आर्टिकल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको मैंने जैसे बताया है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशन कुछ सालों से अच्छे नहीं चल रहे, बहुत लोवेस्ट पॉइंट पे थे। उनके क्या कहते हैं एम्बेसी से भी लोग क्या चले गए थे, वापस चले गए थे। तो रिश्ते बहुत लोवेस्ट पॉइंट पे आ गए थे। अब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों। कौन कौन है? ये हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये हैं कनाडा के जो एनएसए हैं वो हैं। तो ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इंडिया और जो कनाडा है वो क्या कर रहा है, वो टाई जो बिगड़े हुए हैं उनको रीसेट करने की बात कर रहा है। और जो एनएसए हैं, एनएसए की मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। अजीत डोभाल जी हैं और जो कनाडा के एनएसए हैं, दोनों की मीटिंग हो रही है। किस चीज़ पर मीटिंग हो रही है? सिक्योरिटी कॉरपोरेशन पर मीटिंग हो रही है। आपको मैं बता दूं कि आखिर इंडिया और कनाडा के रिश्ते बिगड़े क्यों थे। इंडिया और कनाडा के रिश्ते इसलिए बिगड़े थे बिकॉज जो कनाडा है उसने एलिगेशन लगाया था इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने जो खालिस्तानी लीडर हैं निज्जर, उन्हें क्या किया था, उन्हें मरवाया था। ऐसा एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया था। उसके बाद से क्या हुआ, इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में खटास आना शुरू हो गई और वो क्या है, लोवेस्ट पॉइंट पे आ गए। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप दोस्तों ये मैप देखिए, कनाडा की लोकेशन किधर है और इंडिया की लोकेशन किधर है, और कनाडा और इंडिया के कनाडा की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है। और ये क्या है दोस्तों, ये है कनाडा। कनाडा काफ़ी बड़ा है इंडिया से, उसका जो साइज है काफ़ी बड़ा हो जाता है इंडिया की। और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे ये जो एरिया है ये क्या है, यूएस है। अगर दोस्तों अगर हमारे यूएस से अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अगर हमें यूएस को भी काउंटर करना है थोड़ा सा, तो हमारे कनाडा के साथ क्या है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो आप मैप में देख सकते हैं कनाडा कहाँ लोकेटेड है और इंडिया कहाँ लोकेटेड है। अगर कोई भी सामान जाएगा तो वो तो ऐसे जाएगा। अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं कनाडा के साथ तो हमें सीधे यहाँ पर क्या करना होगा, भेजना होगा। तो वो काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है ये कनाडा। तो कनाडा के साथ रिलेशनशिप रखना इंडिया के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आई मीन बहुत लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ती है और कितना एक्सपेंसिव होगा आप खुद समझ सकते हैं। आगे बढ़ें और हम समझने की कोशिश करते हैं, टाइमलाइन देखते हैं। अगर हम टाइमलाइन देखें, आपको जैसे पता होगा 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले आई मीन 2023 में क्या हुआ, निज्जर को मारा गया। निज्जर को मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया और कनाडा के रिलेशन कोलैप्स हो गए। इंडिया और कनाडा के जो टाइज हैं दोस्तों वो क्या हो गए, वो बहुत ख़राब हो गए। अगर हम 2024 की बात करते हैं, 2024 के अंदर कनाडा में एक नई सरकार आती है, एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है।
कार्ने की गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसके बाद क्या हुआ, आउटरीच बिगिन, उसके बाद आउटरीच बिगिन हुआ। अब हम 2025 के अंदर हैं, हम 2025 के अंदर हैं। अब दोनों कंट्रीज के जो NSA हैं उनमें दिल्ली में उनकी मीटिंग हो रही है और जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उस पर बात हो रही है। दोस्तों किस पर बात हो रही है, और ये जो दोनों के जो रिलेशनशिप हैं इंडिया और कनाडा के, उस वो जो टाइज हैं वो रीसेट हो रहे हैं, जो लोएस्ट पॉइंट पे थे अब उनको क्या किया जा रहा है, उनको सही किया जा रहा है। हु मेट, कौन कौन मिला है दोस्तों इस मीटिंग के अंदर, मिला कौन कौन है, जैसे मैंने बताया NSA मिल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिल रहे हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल मिले इंडिया से, और नथाली ड्रोडिन जो कनाडा के हैं, जो टॉप ऑफिशियल हैं सिक्योरिटी के, वो आपस में मिले हैं। एजेंडा क्या है, मैंने जैसे बता दिया, व्हाट इज़ द एजेंडा, सिक्योरिटी कॉपरेशन पर बात करने वाले हैं दोनों टॉप ऑफिशियल, जिस पर काउंटर टेररिज्म पर बात होगी, एक्सट्राडिशन ऑफ खालिस्तानी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बात होगी। लेकिन इस मीटिंग में अवॉइड क्या किया जा रहा है, व्हाट वाज अवॉइडेड, तो अवॉइडेड किया जा रहा है निज्जर किलिंग पर बात नहीं होगी और सिर्फ बात होगी सिक्योरिटी कॉपरेशन पर। हाँ, वाई इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, कनाडा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आप मुझे कमेंट में बताइए कनाडा इम्पोर्टेंट क्यों। एक तो दोस्तों आपको पता होगा, हम अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में क्या है दोस्तों, जो खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिज्म है वो क्या कर रहे हैं बाहर एब्रॉयड। हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में क्या कर रहे हैं, सेपरेटिज्म का फ्यूल डाल रहे हैं एब्रॉड में। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, कनाडा और इंडिया का ट्रेड कैसा है और कैसा पार्टनर है कनाडा इंडिया का। कनाडा इज अ मेजर सोर्स पल्सेस का, एनर्जी का, और इंडियन जो डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट है वो भी कनाडा से आता है। अगर हम डायस्पोरा की बात करते हैं, कितने इंडियन जो हैं वो कनाडा के अंदर रहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, हाउ मैनी इंडियंस लिव देयर, कितने इंडियंस रहते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1.6 मिलियन का जो डायस्पोरा है वो कनाडा के अंदर है। 1.6 मिलियन इंडियन ओरिजिन पीपल इन कनाडा इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है कनाडा की वहाँ को इन्फ्लुएंस करते हैं। वाई इम्पोर्टेंट फॉर कनाडा के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के साथ जो ट्रेड होता है। इंडिया इज अ लार्ज मार्केट, कनाडा के लिए जो इंडिया है वो बहुत बड़ा मार्केट है, और बैलेंस डायस्पोरा पॉलिटिक्स विद द डिप्लोमेटिक टाइज। इंडियन कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी है उसके लिए। चैलेंजेज, दोनों कंट्रीज़ के बीच चैलेंजेज क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा जो चैलेंजेज है दोस्तों डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, जो प्रो खालिस्तानी लॉबी है, सबसे बड़ा चैलेंज दोनों कंट्रीज़ के लिए वो है। अब अगर हम ट्रस्ट डेफिसिट की बात करें पोस्ट निज्जर एलिगेशन, दोनों कंट्रीज़ में क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है आफ्टर द निज्जर किलिंग। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेट एंड मिशन, क्या जो सेफ्टी है डिप्लोमेट्स की और मिशन है उसको क्या किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए। चलिए आगे बढ़ें, अगला आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आप मुझे बताइए, क्या कोई भी दशहरा फेस्टिवल हो या कोई बड़ा फेस्टिवल हो, क्या उसको कोई मुस्लिम इनॉग्रेट कर सकता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा है कि उसको कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम पर्सन उसको इनॉग्रेट कर सकता है। इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइम्बल टू रिजेक्ट द प्ली अगेंस्ट द मुश्ताक ओपनिंग द दशहरा इन मैसूरू में जो दोस्तों जो मुश्ताक हैं वो क्या कर रहे हैं, दशहरा को ओपनिंग कर रहे हैं। तो इस पर एक पेटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया, आपको प्राइम्बल पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्राइम्बल के अंदर क्या लिखा है। इसके बारे में प्राइम्बल के अंदर लिबर्टी की बात की जाती है, प्राइम्बल के अंदर सेकुलरिज्म की बात की जाती है, प्राइम्बल के अंदर जस्टिस की बात की जाती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा। अच्छा, इशू क्या है,
व्हाट इज, मैंने जैसे बताया इशू क्या है, पेटिशनर ऑब्जेक्टेड द मुस्लिम बुकर प्राइज विनर, जो मुस्लिम बुकर प्राइज विनर है वो क्या कर रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं किसको, दशहरा को। बानू मुश्ताक इनोग्रेशन द मायशुरू दशहरा एट द चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो चामुंडेश्वरी टेम्पल है वहाँ पर जो दशहरा का फेस्टिवल होने वाला है उसको कौन ओपन कर रहा है, उसको ओपन कर रहा है जो बुकर प्राइज है बानू मुश्ताक। पिटिशनर का आर्गूमेंट क्या था, क्या आर्गूमेंट था पिटिशनर का, रिलीजियस पार्ट मस्ट बी डन ओनली बाय द हिंदूज, जो भी रिलीजियस पार्ट है, जो चंडेश्वरी, कौन सा टेम्पल है दोस्तों, चामुंडेश्वरी जो टेम्पल है उसमें जो दशहरा होने वाला उसको इनोग्रेट कर रहे हैं बानू मुश्ताक। और पिटिशनर कह रहे हैं कि जो भी रिलीजियस पार्ट है उसको ओपन किसको करना चाहिए, हिंदू को करना चाहिए। इनवाइटिंग हर वायलेट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर द आर्टिकल 25। अगर हम इनको इनवाइट कर रहे हैं तो हम आर्टिकल जो 25 है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजियस के, उसको वायलेट कर रहे हैं। अगर हम कोर्ट का रीजनिंग देखें, कोर्ट की क्या रीजनिंग थी, कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हैव यू रीड द प्राइमबल, आपने कभी प्राइमबल पढ़ा है, हैव यू रीड द प्राइमबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है प्राइमबल के अंदर क्या क्या है दोस्तों, प्राइमबल बात करता है सेकुलरिज्म की बात करता है, लिबर्टी ऑफ फेथ की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। ये सारी चीज़ें किसने कही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों पर फोकस किया है, इन चीज़ों पर क्या किया है, इन चीज़ों पर फोकस किया है। दशहरा जो ओपनिंग है वो क्या है, व्हाट इज, दशहरा ओपनिंग की जा रही है, दशहरा ऑब्जेक्ट जो ओपनिंग है इज अ स्टेट इवेंट नॉट प्राइवेट टेम्पल फंक्शन। दशहरा जो है एक स्टेट इवेंट है और आपको जैसा पता होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। अगर ये प्राइवेट इवेंट होता तो हम कह सकते हैं कि नहीं है, वो वायलेशन हो रहा है। एज पर द एम इस्माइल फ़ारूकी केस हुआ, एम इस्माइल फ़ारूकी केस 1994 में हुआ, तो उसमें कहा गया था स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता, स्टेट क्या है, निरपेक्ष है, तो स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता। अगर स्टेट का कोई धर्म नहीं है, जब चामुंडेश्वरी टेम्पल में दशहरा का इनोग्रेट हो रहा है तो वो क्या है, ये इवेंट एक स्टेट इवेंट है, तो इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कौन इसको इनॉग्रेट कर रहा है, मुस्लिम इनॉग्रेट कर रहा है या हिंदू इनॉग्रेट कर रहा है। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, व्हाट इज सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, वॉट एवर सोर्सेज यू हैव जिससे आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने सेकुलरिज्म पढ़ा होगा। सेकुलरिज्म जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है और जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो भी आपको पता होना चाहिए, आखिर उनमें डिफरेंस क्या है। इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कैसे अलग है वो आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने लगे, तो हम इसी टॉपिक पर बने रहते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट होता है, मतलब स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, न्यूट्रलिटी ऑफ क्या होगा, स्टेट होगा, नॉट एक्सक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी, और एक कोई भी कम्युनिटी का एक्सक्लूजन नहीं किया जाएगा। जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, पिटीशन क्या की, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, कोर्ट रिफ्यूज टू बैन द मुश्ताक रोल, कोर्ट ने मना कर दिया कि मुश्ताक क्या करेंगे, इनोग्रेट नहीं करेंगे दशहरा का इनोग्रेशन, तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने रिजेक्ट को इसका उदाहरण क्या दिया, प्राइमबल का उदाहरण दिया। अगर हम केस बॉक्स की बात करते हैं, कौन कौन से केस हुए, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया एम इस्माइल फ़ारूकी केस हुआ 1994 में, उसमें कहा गया था स्टेट हैज़ नो रिलीजन,
स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता। अगर हम एसआर बोमाई केस की बात करते हैं जो 1994 में किया हुआ था, तो उसमें क्या मेंशन किया गया था? उसमें मेंशन किया गया था या जजमेंट में क्या कहा गया था? जजमेंट में कहा गया था सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर हम बिजॉय इमानुअल केस हुआ था 1986 में, तो उसमें कहा गया था लिबर्टी ऑफ कॉन्शाइस प्रोटेक्टेड। जो लिबर्टी है वो कॉन्शाइस प्रोटेक्टेड है। तो ये जजमेंट है दोस्तों। अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की। जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने गैंगस्टर मूवी देखी हो, आई होप आपने गैंगस्टर मूवी देखी होगी, जो इमरान हाशमी की मूवी थी गैंगस्टर। तो अगर आपने गैंगस्टर मूवी देखी हो, उसके अंदर एक सॉन्ग था या अली। या अली को किसने गाया था दोस्तों? या अली को जो गाया था वो जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग ने वो गाना गाया था। जो जुबीन गर्ग हैं दोस्तों, वो क्या थे? वो सिंगापुर गए थे। सिंगापुर क्या कर रहे थे? स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनको क्या है? उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगी, उनको सांस उखड़ने लगी, उनकी सांस नहीं आ रही। तो सिंगापुर के अंदर क्या है दोस्तों? उनको हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में लाया गया तो उनको क्या है? डेथ घोषित कर दिया गया। उनका क्या हुआ? डेथ हो गई। वो क्या हो गए? वो मर गए स्कूबा डाइविंग करते वक्त, क्योंकि उनकी सांस आना बंद हो गई। तो हम समझने की कोशिश करेंगे जुबीन गर्ग हैं कौन, हु इज जुबीन गर्ग, और असम के लिए ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं। हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों, असामी कल्चरल आइकन जुबीन गर्ग पास से सबे। तो जुबीन गर्ग क्या है दोस्तों? पास से सबे हो गए। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कौन है ये है जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग आपने देखे होंगे, बहुत सारे हिंदी सॉन्ग आए, और असम में तो बहुत सारे असमीज लैंग्वेज में भी बहुत सारे सॉन्ग आए। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं हु इज जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग हैं कौन? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए जुबीन गर्ग हैं कौन। अगर आप कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, और हम हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हर कमेंट्स का आपको रिप्लाई देंगे। मैं नहीं दूंगा तो मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी। जुबीन गर्ग कौन है दोस्तों? बॉर्न इन बोरथार इन तूरा मेघालय। मेघालय के अंदर 1972 में ये क्या हुए थे? पैदा हुए थे। ये सिंगर थे और सॉन्ग राइटर थे और कंपोजर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, एक्टर थे, फिल्म मेकर थे और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। तो ये सारे क्या थे? बहुत सारे जॉनर में ये काम करते थे। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ रेंज, कौन कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने काम किया, कौन कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने गाने गाए, कौन कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने जो है म्यूजिक को डायरेक्ट किया। अगर हम बात करते हैं असमीज हो गई, असमीज में किया, बंगाली में किया, हिंदी में किया, प्लस अदर रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में किया। किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? नोन फॉर नेशनली फॉर बॉलीवुड हिट। वो इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने ना एक बॉलीवुड का सॉन्ग गाया और वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, गैंगस्टर मूवी या अली। अगर आप या अली गाना सुना होगा तो वो जुबीन गर्ग ने गाया था। या अली, गैंगस्टर एंड दिल तू ही बता क्रिश 3। जो क्रिश 3 का सॉन्ग था दिल तू ही बता, वो किसने गाया था दोस्तों? वो जुबीन गर्ग ने गाया था। आपने सुना होगा दिल तू ही बता। ऋतिक रोशन और जो कंगना में फिल्माया गया था, कंगना थी उसमें और ऋतिक रोशन थे, तो वो किसने गाया था? दिल तू ही बता, वो गाया था जुबीन गर्ग ने। अगर हम कल्चरल इम्पैक्ट की बात करते हैं, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है? ये असमीज आइडेंटिटी और कल्चरल प्राइड के क्या थे? सिंबल थे। टुक असामीज म्यूजिक नेशनल स्टेज, जो भी असामी म्यूजिक था उसको नेशनल लेवल पर लेके गए। इन्वॉल्व इन सोशल कॉजेज एंड फिलैंथ्रोपी। ट्रिब्यूट की बात करें, अगर हम पीएम मोदी की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, हेमंता बिश्व शर्मा की बात करते हैं जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, खरगे की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात करते हैं, सारे लोगों ने जुबीन गर्ग जी को ट्रिब्यूट दिया है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2025 इवेंट कैंसल्ड इन मॉर्निंग। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल था 2025 उसको कैंसिल कर दिया गया है जुबीन गर्ग की मॉर्निंग में। ये बहुत हिस्टोरिक है कि उनको जुबीन गर्ग जो थे बहुत बड़ा फिगर थे, बहुत बड़ा नाम थे म्यूजिक इंडस्ट्री में, और असम के लिए ये एक कल्चरल आइकॉन थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग असमीज लैंग्वेज में गाए थे और असमीज लैंग्वेज को या असमीज म्यूजिक को नेशनल लेवल पर लेकर आए। कैसे नेशनल लेवल पर लेकर आए थे असमीज म्यूजिक को, आगे बढ़ें। और आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा आपको पता हुआ कल क्या हुआ, कल क्या हुआ कि कल क्या हुआ, जो पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया है उन्होंने आपस में एक पैक्ट साइन कर लिया जिसको डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। रियाद के अंदर जो पैक्ट साइन हुआ है उसमें क्लियरली डिफाइन किया है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो दूसरी कंट्री के ऊपर माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर माना जाएगा, सऊदी अरेबिया की सॉवरेंटी पर माना जाएगा। तो ये इनकी जो दोस्ती है सालों से दोस्ती चली आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, लेकिन ये दोस्ती एक फॉर्मल रिटन पैक्ट में बदल गई है या रिटन पैक्ट में आ गई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की। ये टाइमिंग कितनी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए दोनों ने जो पैक्ट साइन किया उसकी टाइमिंग कितनी इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे पता होगा कि इजराइल ने क्या किया है, दोहा में अटैक किया, कतर के अंदर दोहा में अटैक किया जो हमास के लीडर हैं उसको मारने के लिए। और क्या कर रहे हैं कि जो गल्फ़ का जो रीजन है उसमें क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न के बीच ये डील हुई है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए इस डील से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो मिडिल ईस्ट का रीजनल बैलेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सिंबल है या कुछ शिफ्ट होने वाला है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आर्टिकल क्या है, शिफ्टिंग द सैंड। मैंने आपको जैसे बताया सऊदी एंड पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हुआ है 2025 में। एनी एग्रेशन टू द बोथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप पाकिस्तान ट्रेंड सऊदी फोर्सेस एंड सऊदी फंडेड पाकिस्तान। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सऊदी के सपोर्ट से या फाइनेंशियली सपोर्ट से उनकी जो आर्मी है उसकी स्ट्रेंथन काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, यूएस रिसेंटमेंट फ्रॉम द बेस्ट एशिया, नो एक्शन इन 2019 सऊदी ऑयल अटैक, इजराइल बॉम्बिंग ऑन द कतर 2025 सिग्नल्स टू इंस्टेबिलिटी। जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उस पर ये सिग्नल दिया जा रहा है कि वहाँ पर इनस्टेबिलिटी। अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं जो वीक हो रहा है आफ्टर द हमास अटैक जो 2023 में हुआ और प्लस गाजा वॉर। सऊदी हेजिंग बाय अलाइनिंग विद द पाकिस्तान स्टैंड ऑफ डिपेंडिंग सोलली यूएस एंड इजराइल। अब क्या है, सऊदी ने डिफेंस टाइज पाकिस्तान के लिए साइन किए। पहले जो डिपेंड रहता था सऊदी वो इजराइल और यूएस पे रहता था। यूएस का बहुत बड़ा अलाई है सऊदी। अगर हम इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान की बात करते हैं, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, मैंने जैसे बताया आपको कि जो सऊदी का जो फाइनेंशियली सपोर्ट है उसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गेन्स फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक बैकिंग मिलेगी और प्रोजेक्ट इटसेल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द गल्फ, रिस्क फॉर द इंट्रैपमेंट इन वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, इस जो पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच उससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान से क्या करती है, लड़ती रहती है, बिकॉज पाकिस्तान एक जो है
स्पॉन्सर टेररिस्ट स्टेट है, हमेशा अटैक करता रहता है इंडिया के ऊपर, किसी ना किसी तरीके से अटैक करता रहता है। रिसेंटली क्या है दोस्तों, अभी इंडिया ने स्ट्राइक की बिकॉज पहलगांव में आपने देखा होगा, पहलगांव में इंडिया के ऊपर अटैक किया गया जिसमें 26 लोग मारे गए। और रिटेलिएट में क्या किया, इंडिया ने बहुत सारी जगह पाकिस्तान में अटैक किया, स्पेशली जहां टेररिस्ट कैंप थे वहां पर अटैक किया। तो इंडिया क्या है, पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है। अगर हम मई 2025 की बात करें, पैक्ट कॉम्प्लिकेट द इंडिया वेस्ट एशिया आउटरीच, ये क्या करेगा, पैक्ट इंडिया और जो वेस्ट एशिया के जो संबंध हैं, वेस्ट एशिया के जो रिलेशनशिप हैं, वेस्ट एशिया की जो आउटरीच है इंडिया की, वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देगा। इंडिया टिल्टिंग टुवर्ड द इजराइल, इंडिया हमेशा से किसकी तरफ टिल्ट करता रहा है, इंडिया जो टिल्ट करता रहा है वो इजराइल की तरफ टिल्ट करता रहा है। बट अरब मोनार्की डाइवर्सिफाइंग, इफ़ इंडिया डबल डाउन ओनली ऑन इजराइल रिस्क लूजिंग द बैलेंस इन द अरब वर्ल्ड। सबसे बड़ा रिस्क क्या है दोस्तों, जो अरब वर्ल्ड है उसमें इंडिया कैसे बैलेंस बिठाता है, इंडिया अपना जो पॉलिसीज हैं उसको कैसे बिठाता है अरब वर्ल्ड में। इंडिया मान लीजिए इजराइल की तरफ हो जाए, लेकिन अरब वर्ल्ड से अगर वो अरब वर्ल्ड से रिश्ते ख़राब कर लेता है तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज अगर ऑयल चाहिए होगा, इंडिया जो है बेसिकली जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करती है, तो कैसे ईरान से इंपोर्ट करती है, सऊदी से इंपोर्ट करती है। अगर अरब वर्ल्ड के साथ बैलेंस नहीं बिठा पाएगा तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। अगर हम अपॉर्चुनिटीज देखें तो क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको जैसे पता होगा गल्फ़ के अंदर क्या है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है। कितना डायस्पोरा है, 8 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या है गल्फ़ के अंदर रहते हैं। कितने, 8 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी 60% ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द गल्फ़, जितना 60% से ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट्स किया जाता है, जो इंडिया द्वारा इंपोर्ट किया जाता है, वो गल्फ़ से इंपोर्ट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स है, हरमन एंड स्वेज कैनाल, स्ट्रेटेजिक क्या है, ट्रेड रूट्स है। और रिस्क क्या है, व्हाट आर द रिस्क फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या रिस्क है। ये डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद सऊदी और पाकिस्तान की जो क्लोजनेस है, मे इम्बॉल्डेंट पाकिस्तान, इंडिया कुड बी साइडलाइन इफ सीन ओनली द प्रो इजराइल। अगर मान लीजिए जो अरब है, अरब को अगर ये लगा कि इंडिया जो है प्रो इजराइल है, तो अरब क्या करेगा, इंडिया को साइड लाइन कर देगा। इंडिया को क्या कर देगा, साइड लाइन। रीजनल इंस्टेबिलिटी है, क्या है रीजनल इंस्टेबिलिटी, ईरान की बात करते हैं, यमन की बात करते हैं, गाजा की बात करते हैं, कतर की बात करते हैं, लेबनान की बात करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी और डायस्पोरा के जो सिक्योरिटी है उसको क्या कर सकते हैं, इनस्टेबिलिटी ला सकते हैं। क्योंकि इन कंट्रीज़ में क्या है, इनस्टेबिलिटी है, तो हमें इन कंट्रीज़ के साथ वैसे ही अपना बैलेंस बिठाना होगा, अपना बैलेंस करना होगा। इंडिया को मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर वे फॉरवर्ड देखें कि क्या एडिटोरियल का आर्ग्यूमेंट क्या है, डोंट ओवर इन्वेस्ट इन वन पोल। हमेशा क्या है, इंडिया को या कोई भी कंट्री हो कभी भी एक पोल पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया को इजराइल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए डोंट इन्वेस्ट वन पोल, मेंटेन द स्ट्रेटेजिक बैलेंस विद इजराइल एंड गल्फ मोनार्की एंड ईरान। आपको ईरान के साथ और जो गल्फ मोनार्कीज है, सऊदी अरेबिया हो गया या जो भी अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ हमें बैलेंस बिठाना होगा, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिठाना हो, लॉन्ग टर्म गोल सोचने चाहिए। स्टेबिलिटी नॉट पोलराइजेशन, स्टेबिलिटी, ये जो 3 टर्म है दोस्तों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर आपको बैलेंस बिठाना है या आपको बैलेंस करनी है चीज़ें या मिडिल ईस्ट से अच्छे रिश्ते रखने हैं, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी होंगी। तो ये थे हमारे दोस्तों आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।